तो आज हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे फाउंडेशन, है ना, कि फाउंडेशन क्या है और जरूरी क्यों है, क्या फायदा है इसका करने से ना करने से, है ना। तो पहला बात तो ये कि जो व्यक्ति बीए में है, कहाँ पे है, बीए में, यानी कि ग्रेजुएशन में, चाहे वो बीएससी कर रहे हैं चाहे बीकॉम, उसको काला खोल दी, अरे बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा अंधेरा वो वीडियो, इतना दिन से बन रहा तो अंधेरा नहीं हुआ, ठीक है। देखो कहाँ अंधेरा है, वो वाला खोल दो कि गेट, अब ठीक है। चलो, तो जरूरी क्यों है ना, तो जो भी व्यक्ति ग्रेजुएशन में है, तो दिक्कत क्या होता है कि ग्रेजुएशन में जाने के बाद लोग सोचता है कि हम ग्रेजुएशन में कोई विषय ले ले एक, और उस विषय के साथ पढ़े, और वो उसी विषय के साथ पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है। बिहार में तो पढ़ाई कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में जाने के बाद आदमी स्कूल कॉलेज नहीं जाता है। बिहार के अलावा तुम कोई दूसरा यूनिवर्सिटी में जाओ, या फिर मान लो कि बिहार के अलावा किसी दूसरा राज्य में जाओ, तो तुमको ग्रेजुएशन में 4 बार फेल करेगा। पहला तो इस बार फेल करेगा कि तुम आता नहीं है स्कूल, कॉलेज, स्कूल बोल दिए, कॉलेज तो तुम आता, दूसरा इसलिए फेल करेगा कि तुम लिख के कुछ चलाया उसमें। जो सवाल पूछता है वो सवाल 20 नंबर का होता है, कोई 5 नंबर का सवाल नहीं पूछता है। ग्रेजुएशन में एक सवाल कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है, और तुम उसमें 20 नंबर का लिख के क्या आते हो, जबकि तुम पढ़े ही नहीं हो कुछ। तो पहला बात, तुम्हारा आधार खत्म हो गया। आधार का ही नाम होता है फाउंडेशन, समझ में आया? फाउंडेशन का मतलब आधार, नींव, बेस, समझ में आ गया कि नहीं गया? और यही हमारा कमजोर है, तो बताओ क्या इस पर घर अच्छा बनेगा, प्लेन ढह जाएगा। तो नींव को मजबूत करना है, किसको मजबूत करना है, नींव, यानी कि आधार, आधार मतलब कि फाउंडेशन, है कि नहीं। तो ग्रेजुएशन में सोच के देखो कि तुम हो कि दिन भर घरे बैठी हो, या फिर मान लो कि तुम लोग हो जो घरे बैठे हुए हो, है ना, कॉलेज जाना आना नहीं है। तो एक बात बताओ, कोई दूसरा व्यक्ति जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, वो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ रहा है, वो अच्छे अच्छे प्रोफेसर को सुन रहा है, अच्छे अच्छे टीचरों को जो है कि सुन रहा है ना, अच्छे अच्छे किसको सुन रहा है, टीचरों को सुन रहा है वहाँ पे। तो एक बात बता, तुम्हारा नॉलेज में और उसके नॉलेज में कितना फर्क हो जाएगा, कितना फर्क हो जाएगा, जमीन और आसमान। यानी कि उसका नॉलेज 3 साल में कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा, और तुम 3 साल में जहाँ थे वहीं रह जाओगे। तो फाउंडेशन इसलिए जरूरी है कि हम इस 3 सालों में ऐसा क्या करेंगे कि मेरा पूरा नींव मजबूत हो जाए। और जब तुम्हारा नींव मजबूत हो जाएगा, उसके बाद इस फाउंडेशन का जो कोर्स है कंप्लीट करने के बाद 14 महीना का कोर्स है, लगभग लेट लगता है, उस कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा इतना मजबूत नींव हो जाएगा कि तुम किसी भी एग्जाम का जो है कि तैयारी करने के लिए पूरा तरह से रेडी हो जाओगी, या फिर हो जाओगे, है ना। और कोई भी एग्जाम दे सकते, कोई भी मतलब कुछ भी एग्जाम, समझ में आ गया कि नहीं गया? तो उसे कहते हैं फाउंडेशन। अब समझ में आया कितना जरूरी है, समझ में आ गया? तुम्हारा बेस मजबूत हो जाएगा, और केवल बेस ही मजबूत नहीं होगा, बल्कि किसी भी एग्जाम का लगभग 50% का तैयारी तुम्हारा फाउंडेशन से ही कंप्लीट हो जाएगा। 50% इसी से कंप्लीट हो जाएगा। मात्र तुमको कितना परसेंट पढ़ना होगा, 50% और पढ़ना होगा जिस एग्जाम का तुम तैयारी कर रहा है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा हो गया क्या, फाउंडेशन बैच। तो फाउंडेशन बैच में तुम पढ़ोगे पॉलिटी, है ना, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, उसके साथ रीजनिंग। इतना सब्जेक्ट तुमको पढ़ना है, और हर एग्जाम में इतना ही सब्जेक्ट रहता है। अब कुछ कुछ स्पेशल है ना, तो स्पेशल में इसमें जोड़ देता है कि हम मैथ देंगे एग्जाम में, वो कहता है कि नहीं हम इंग्लिश देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये 2 चीज़ जोड़ देगा वो अपना से। तो हम कोई कहेगा कि नहीं हम करंट अफेयर्स देंगे, तो ये 3-4 विषय अलग से जोड़ देता है। अब बाकी ये विषय है, इसके साथ साथ ये है, और इसका तैयारी तो हम करा ही दिए तुमको, तो बचा क्या, ये 3 विषय का तैयारी करके एग्जाम पास। कोई भी एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम, चाहे तुम बीपीएससी का बात कर लो, यूपीएससी का बात कर लो, दरोगा का बात करो, आर्मी का बात करो, है कि नहीं है, इंजीनियरिंग का बात करो, डॉक्टरी का बात करो, कोई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एसएससी का बात करो, बिहार एसएससी, सेंट्रल लेवल का एक एसएससी आता है वो एसएससी, हर चीज़ का एग्जाम इतना ही सब्जेक्ट का होता है, लगभग, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इतना तो तुमको हम क्लियर करवा ही दे रहे हैं, बचा यही ना। इसके लिए भी तुमको हम कोर्स दिलवा देंगे, और उस कोर्स से तुम्हारा ये तीनों चीज़ भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो 1 से 2 बार में कोई भी एग्जाम, चाहे दरोगा का हो, पुलिस का हो, कुछ का एग्जाम 1 से 2 बार में निकल जाए। क्यों? क्योंकि मेरा ये मजबूत है। दिक्कत क्या होता है कि जब एग्जाम का लड़का बोलता है कि ना हम फाउंडेशन कोचिंग करें, हम चल जाते हैं सीधा क्या, तैयारी करने,
यूपीएससी का, और लड़का चला जाता यूपीएससी का तैयारी करने। मास्टर कहता 1857 की क्रांति, वो कहता है ये कुछ होता है जी, उसको समझ में नहीं आ रहा कि 1857 की क्रांति है क्या। तो क्या वो बच्चा समझ पाएगा कि भाई जब 1857 की क्रांति है उसको नहीं पता है तो उसका पूरा डीप बताया जाएगा कि इसका नेतृत्व यहाँ से इसने किया, इसमें ये हुआ, ये उसको तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जब तुम फाउंडेशन करके जाओगे हिस्ट्री, तो उसमें तुमको पता रहेगा कि 1857 की क्रांति क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन नेतृत्व किया था। अब फिर जब टीचर उस पर तुमको बताएंगे तो तुमको सब समझ में आएगा, अच्छा ये चीज़ तुम पढ़ चुके हैं। और मजबूत कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बायोलॉजी हम पढ़े ही नहीं, जिंदगी में पहली बार जाकर पढ़ रहे हैं, कोशिका किसे कहते हैं, आप आ देंगे वहाँ। यह तो तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर है कि कोशिका क्या है, क्यों है, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या है। अब तब तुम वहाँ एग्जाम में बैठोगे या फिर जो भी कोर्स का तैयारी करोगे तो वहाँ पे तुमको सारा क्लियर रहेगा कि ये चीज़ तुम पढ़ चुके हैं पहले से, हमको ज़्यादा दिक्कत। अब इसका रियलिटी तब होता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम का तैयारी करने चल जाते हैं डायरेक्ट बिना फाउंडेशन किए हुए, तो उसको मास्टर बुलाता है, कहते हैं नहीं चुट्टा तुम चल आया बिना फाउंडेशन किए हुए, तुम एक काम करो 7वां से लेकर के 12th का एनसीईआरटी पढ़ो। कहता है क्यों कहता है पढ़ो? क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत, घूम फिर कर तुमको फाउंडेशन करना ही पड़ेगा, करना ही। अभी भले लग रहा है कि हम सीधा कंपटीशन कर लेंगे, कंपटीशन और फाउंडेशन में ज़्यादा अंतर, लोगों में बस भ्रम फैला हुआ। आखिर कंपटीशन होता क्या है? आगे पहला बात तो कंपटीशन होता क्या है? कंपटीशन क्या होता है? किसी से पूछना कि कंपटीशन होता क्या है, ना बता पाएगा कंपटीशन क्या होता है। देखो एक चीज़ होता है कि हम किसी चीज़ का तैयारी करें, जैसे मान लो कि कोई एग्जाम है, जैसे मान लो कि पुलिस का एग्जाम है ना, तो पुलिस का एग्जाम है ना बाबू, तो इसका प्रॉपर एक तैयारी होता है। तो पुलिस का एग्जाम का अलग सिलेबस निकालता है, जैसे नहीं समझे, उसका क्या निकालेगा? अलग सिलेबस। कहेगा कि देखो पुलिस का एग्जाम देना है तो पुलिस के एग्जाम में तुमको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। हालांकि ये सब चीज़ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें बताएगा कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। क्या तुमको हिस्ट्री के 3 भाग होते हैं, एक होता है प्राचीन, एक होता है मध्यकालीन और एक होता है आधुनिक। तो वो बताएगा कि इसमें तुमको आधुनिक पढ़ना है। तो तुम्हारा क्लियर है कि इसका मतलब हमको प्राचीन और मध्यकालीन नहीं पढ़ना है, बात समझ में आ गई। लेकिन जब नहीं पढ़ना है तो तुम प्राचीन और मध्यकालीन जानोगे भी नहीं, जानोगे भी। अब फाउंडेशन का फायदा ये होगा कि तुमको हम प्राचीन भी बताएंगे, मध्यकालीन भी बताएंगे, आधुनिक भी बताएंगे और विश्व भी बताएंगे। कुछ समझ में आया? अब पूछो तुमको जहां से पूछना है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिलेबस निकालता है, तो इसी को बोलते हैं कंपटीशन, कि हम पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। अब फाउंडेशन तुम कर लिए तो तुम पुलिस हो ना, तुम किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे कि हम किसी भी चीज़ का तैयारी कर सकते हैं, मेरा पूरा बेस मजबूत है। एक व्यक्ति है जिनका नाम शायद तुमने सुना होगा, बहुत ही शानदार व्यक्ति, विकास दिव्य कीर्ति सर, नाम सुना है? विकास दिव्य कीर्ति, दृष्टि के संस्थापक। किसके संस्थापक है? दृष्टि IAS के संस्थापक। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको जीवन में एक बार सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, एक बार, चाहे वो पास हो फेल हो, उससे मतलब। क्यों ऐसा कहते हैं? इस बात से हम सहमत हैं पूरी तरह से उनके बात से। वो इसलिए कहते हैं कि जब तुम एक बार बीपीएससी यूपीएससी में जाओगे ना, ये सारा सिलेबस तुमको टकराएगा, ये सारा सिलेबस तुमको। एक बात सोच के देखो, जिस व्यक्ति को ये सारा सिलेबस का ज्ञान होगा, उसको हिस्ट्री भी पता है, पॉलिटी भी पता है, इकोनॉमिक्स भी पता है, ज्योग्राफी भी पता है, हिंदी में बोले क्या, इतिहास भी पता है, राजनीति भी पता है, अर्थशास्त्र भी पता है ना, भूगोल भी पता है, रसायन विज्ञान भी पता है, जीव विज्ञान भी पता है और भौतिक विज्ञान भी पता है, मैथ भी पता है, इंग्लिश भी पता है, और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का मतलब होता है जो वर्तमान में जो चल रहा है उसकी बातें, ये भी पता है। तो क्या वो व्यक्ति शानदार नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? क्या वो देश के लायक व्यक्ति बन जाएगा? नहीं, कह रहे हमको तो सब कुछ पता है। पूछो ना तुम क्या पूछना चाह रहे। भले उसको मान ले कि सबको तो नौकरी मिल सकता है, क्या नहीं मिलेगा नौकरी? इतना तो कंफर्म है कि सबको नौकरी, लेकिन इसके करने से नौकरी तो नहीं, लेकिन देश का एक जिम्मेदार नागरिक जरूर बन जाओगे। एक देश के लिए ऐसे नागरिक बन जाओगे जिसकी जरूरत होगी इस देश को। भले तुम्हारे पास नौकरी रहे या तुम मान लो किसी कंपनी में ही काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास इतना नॉलेज रहेगा कि देश के लिए हम कोई खराब काम नहीं करेंगे या फिर देश के बारे में कभी उल्टा पुल्टा नहीं सोचेंगे, है कि नहीं है? यही मेरा गर्व खराब हो गया तो फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए फाउंडेशन क्या है, बहुत ज़्यादा जरूर। हम इसमें बताएंगे, तुम लोग पहले से अपना सोच लेना कि हमको क्या तैयारी करना है। हमको पुलिस में जाना है, हमको दरोगा में जाना है, हमको DM जाना है, हमको क्या बनना है, वो तुमको पहले ही चूज कर लेना होगा। नहीं तो फिर हम एक ऐसा क्लास लेंगे जिसमें बताएंगे कि कौन पढ़ने पे क्या बनेगा, कौन पढ़ने पे क्या बनेगा, कौन बनने कैसे बनता है, सब चीज़ का एक अलग से।
कि आर्ट्स लेने पर क्या, बहुत आदमी ऐसे सोचता है कि मैट्रिक बाद क्या क्या ले, मैट्रिक बाद क्या, आप बुर्बक हो इसका मतलब, आप समझदार नहीं हो, बहुराहा हो इसका मतलब। पहले आप समझो, आपको मैट्रिक में ही सोच लेना चाहिए, 9th में ही सोच लेना चाहिए कि हमको लेना क्या है, और मैट्रिक 9th 10th में ये सोच लेना चाहिए कि हमको बनना क्या है। यहाँ लोग ग्रेजुएशन बाद सोचता है, बीए बाद, बीएससी बाद, बीकॉम बाद सोचता है कि क्या करे, अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम जाओगे जामनगर कमाने, और कुछ दूसरा राज्य के बच्चा बिहार में आकर जॉब कर रहा है, यूपी का बच्चा बिहार का नौकरी ले रहा है, झारखंड का बच्चा बिहार का नौकरी ले रहा है, अब बिहार का बच्चा मुंबई जा रहा है कमाने, दिल्ली जा रहा है कमाने, और दूसरा लोग हमारा पोस्ट पे आके भर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम पहले से उसका बेस मजबूत खत्म कर दिए। जो भी पढ़ाता है 7वां का, 9th का, 10वां का, 11वां का लड़का, वो कथी पढ़ाता है पता है? हम गांव के अभी टीचर को देखें, क्वेश्चन लिखवाएगा और उसको रटवाएगा, क्वेश्चन लिखवाएगा और उसको रटते रहो, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, उसका सिलेबस 2014 में ही चेंज होने वाला था, आज तक चेंज ना किया, 2025 चल रहा है, 10 साल से ऊपर हो गया। तुमको कुछ नहीं करना है, 5 साल का पिछला क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो तुम पास हो जाओगे सही, इसी में से पूछेगा, बाहर ना पूछेगा। हमको पता है कि यही पूछने वाला है, तो हम तो पता है, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को यही लिखवा देंगे, यही लिखवा देंगे, रटते रहो, इसी से पूछबे करेगा, और उसी से पूछेगा। नंबर ला दिए 400, ओ माय गॉड, 400 नंबर लाए, हम तो बहुत शाहरुख खान हो गए, अनॉलेज कुछ होना है। ठीक से पूछ दो कि गांधी जी जो है कि भगत सिंह को बचाने वाला थे, क्यों नहीं बचा? गांधी जी भगत सिंह क्या ही है, उसको ही पता है गांधी जी भगत सिंह, लेकिन उसको ना पता हो किस बात में बचाने के लिए कह रहा है। बात समझ में? क्यों रटा मार ले पूरा, क्या मारा हुआ है? उसे पूछो कि गांधी जी जो है कि नाथूराम गोडसे को गोली मारा। अच्छा, कुछ लोग नाथूराम गोडसे को बड़ा अच्छा मानता है, भले मार दिया गांधी जी को गोली, बहुत अच्छा आदमी था नाथूराम गोडसे। उस सबसे पूछो कि नाथूराम गोडसे जो है गांधी जी के मारने के अलावा क्या काम किया है? बता, नाथूराम गोडसे गांधी जी को मारने के अलावा क्या काम किया है? किसी अंग्रेज को मारा है वो? तुम उसको भगवान बना दिए? ऐसा क्यों? क्योंकि उसको इस चीज की कमी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वैसा बच्चा हमको नहीं चाहिए, भेड़ बकरी हमको, इस देश को भेड़ बकरी चाहिए। वो सब किस काम में आ रहा है? जनसंख्या बढ़ाने के काम में, और किसी काम में? हमको देश का ऐसा नागरिक चाहिए जो देश के बारे में सोचे, देश की जो है कि संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखे, ऐसा नागरिक चाहिए। अब ऐसा नागरिक कब मिलेगा? जब तुमको इन सारा चीजों का नॉलेज होगा। जब तुमको पॉलिटी पढ़ाएंगे तो देश के सारा संविधान पता चल जाएगा, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395, ये संविधान है हमारा, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395। तो पॉलिटी में तुमको अनुच्छेद पूरा पता चल जाएगा, यानी कि हमारा देश चलता कैसे है, हमको क्या क्या अधिकार मिले हैं, हमारे देश में जो है कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है, राष्ट्रपति कैसे बनता है, राष्ट्रपति का पावर क्या है, प्रधानमंत्री का पावर क्या है, मंत्री कैसे बनता है, सांसद कैसे बनता है, विधायक कैसे बनता है, मुखिया, हर चीज पता चल जाएगा तुमको कौन विषय पढ़ने से। सोचो पॉलिटी का कितना खतरनाक नॉलेज हो जाएगा। फिर हिस्ट्री में आएंगे, हिस्ट्री में जानेंगे कि भाई प्राचीन नीति में क्या था, चंद्रगुप्त कौन था, अशोक कौन था। फिर मध्यकालीन में आएंगे, अकबर कौन था, बाबर कौन था, है ना, गजनी कौन था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी कौन था। फिर आएंगे आधुनिक में, आधुनिक में गांधी जी कौन थे, भगत सिंह कौन थे, खुदीराम बोस कौन थे, राजेंद्र बाबू कौन थे, है ना, सरदार पटेल कौन थे, भीमराव अम्बेडकर साहब कौन थे, इनके बारे में जानेंगे। तो सोचो पॉलिटी भी मजबूत, हिस्ट्री भी मजबूत। जब ये दो विषय तुम पढ़ोगे ना तो तुमको लगेगा मेरे पास तो नॉलेज का भंडार हो गया। अब बाकी बचले हैं ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी क्या है? तो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ोगे, भूमि क्या है, जमीन क्या है, पानी क्या है, पहाड़ क्या है ना, चांद क्या है, सूरज क्या है, तारा क्या है, समझ में आ रहा है कि ना, हवा क्या है, तूफान क्या है, आंधी क्या है, ये सब चीज। अब सोचो ये भी पता चल गया तुमको। उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, देश चलता कैसे है, देश के पास पैसा कहाँ से आता है, देश में उद्योग कहाँ से लगता है, इससे पढ़ोगे तो किस क्या पता चल जाएगा, इकोनॉमिक्स। अब इतना जब तुमको नॉलेज होगा तो तुम कहोगे वो माय गॉड हम तो बहुत चीज जान गए। तब तुम घुसोगे कहाँ पे? फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि इंसान के शरीर में क्या क्या है। आंख है, आंख कैसे काम करता है, आंख में कितनी परत होती है, आंख के कितने प्रकार होते हैं, आंख में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, लीवर का क्या काम है, दिल का क्या काम है, फेफड़ा का क्या काम है, सांस कैसे लेते हैं। अब सोच के देखो हर चीज से रिलेटेड हो रहा है, ये सब चीज नहीं हो रहा है। और जिस व्यक्ति को ये सारा चीज के बारे में नॉलेज हो, क्या कम आदमी रहेगा वो, बगल वाला से तो अच्छा है। और इसी व्यक्ति का होता है जॉब। समझ में आ गया? हम लोग गलती क्या करते हैं, बिना फाउंडेशन किए हुए, क्योंकि देखो बचपन में सब रटा हुआ है। हम अपने बारे में भी खुद बता रहे, हम भी जब बचपन में पढ़ते थे, हम भी जब 9th में, हम भी जब 10th में थे, हम भी जब 12th में थे, तो हम भी यही काम करते थे। जो सर क्वेश्चन लिखवाए उसको रटना है, उसको रटना है।
ये सबको पता है यही होता है, और अभी भी आप यही कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। हमको तो 7वें से ही बच्चों को समझाने पे ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम में वो मैच्योर हो जाता है 7वां से, और उसको समझाने पे, उसको बताने पे ध्यान देना चाहिए कि देखो बाबू ये चीज़ें हैं, इसको समझो, और आज से ही डिसाइड कर लो कि तुमको करना क्या है जीवन में। समझ में आ गया? तो इसलिए जरूरी क्या है तुम्हारा फाउंडेशन। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले पॉलिटी से, कहाँ से, और इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक, कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ऐसे करते करते 395 क्या है उसमें। समझ में आ गया कि नहीं? तो तुमको पूरा संविधान पता चल जाएगा कि भारत देश जो है कि उसका देश चलता कैसे। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, चारों, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व, उसके बाद पूरा हिस्ट्री का ज्ञान। और केवल पढ़ेंगे ना, उसको समझेंगे। इतिहास पढ़ना नहीं, उसको जिया जाता है। समझ में आया? इतिहास को पढ़ा जाता है, जिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतिहास को लिखवा देते हैं। लिखो समन्वय आंदोलन किसे कहते हैं, लिख लिए समन्वय आंदोलन 1930 में गांधी जी ने किया था, बहुत भयानक मारकाट करवा दिए थे, है कि नहीं, नमक उमक तोड़ ताड़ दिए, नमक कानून तोड़ दिए थे, है ना। तो ऐसा लिखवाता है, क्या ही फायदा। ऐसा है सीक्वेंस में, इतिहास का तरीका है उसको सीक्वेंस में लेके चलो, रिलेट करो, जोड़ो। लेकिन हम लोग एगो लिखवाएंगे समन्वय आंदोलन, एगो लिखवाएंगे चंद्रगुप्त कौन था। अगला क्वेश्चन देखो, सीधा आधुनिक से पटक दिया प्राचीन में, कितना साल का गैप हो गया, 2000 साल का गैप। सोच के देखो, ऐसा क्वेश्चन लिखाता है नहीं। सीक्वेंस में हम शुरू करेंगे, पता है कहाँ से, पूरा पाषाण काल से शुरू करेंगे। पूरा पाषाण काल मतलब जहाँ पे व्यक्ति के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, वो व्यक्ति कैसे जीता था, वहाँ से शुरू करेंगे हम। फिर किस प्रकार से आग का विकास हुआ, किस प्रकार से घर का विकास हुआ, किस प्रकार से मनुष्य ने खेती किया, किस प्रकार से मनुष्य ने जानवर को पाला, समझ में, और किस प्रकार से मनुष्य खुद कपड़ा पहनने लगा। फिर धीरे 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 वो आगे बढ़ने लगा। तो ये वहाँ से ले जाकर हम लोग पूरा 1947 तक पढ़ेंगे, वो इतिहास है। तो समझ में आ गया कि नहीं गया? लेकिन इतना पता लोगों को होता है नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका बेस मजबूत। अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि फाउंडेशन का मतलब क्या है, हमको लगता है कुछ जवाब मिल गया होगा कि फाउंडेशन का मतलब तुम्हारा आधार है। तुम किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए जाओ, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाओ, जब तक तुम्हारा बेस मजबूत नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं तुम पास कभी नहीं होगे, चाहे पढ़ाने वाला तुम्हारे खान साहब स्वयं क्यों ना हो। खान साहब भी एक बात जरूर बोलेंगे तुमको कि पहले तुम अपना फाउंडेशन क्लियर कर। वो खुद ही कहेंगे कि फाउंडेशन पढ़ने पहले मेरे पास आओ, बुला लेंगे क्या, फाउंडेशन पहले मेरे पास पढ़ो, फिर एग्जाम की तैयारी करो। पहले जो सिविल सर्विस का जो तैयारी होता है ना, 1 साल का होता था। कितना साल का होता था कि 1 साल में आप सिविल सर्विस का तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब 1 साल लोग तैयारी करके फेल होते गया, तब लोगों ने सोचा कि भाई फेल क्यों हो रहा है। तो उसको लगा कि इसका बेसे मजबूत नहीं है। उसको पता नहीं कि भाई जो है कि गांधी ने क्या किया था, क्या क्या उसकी कामें थे। उसको पता नहीं था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी कौन है, तो फेल नहीं होगा। तो पहले एक काम करो, उसका बेस मजबूत कराओ। तो कहा कि 1 साल तुमको बेस मजबूत करने पे दो, और फिर 1 साल प्रॉपर तैयारी करने पे दो। और कितना साल का हो गया? 2 साल का। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कुछ जगह तो 3 साल कर दिया है कि 2 साल फाउंडेशन क्लियर करो और 1 साल तैयारी करो, है ना। इसलिए तुम कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाओ तो वो तुमको कहेगा कि पहले तुम एनसीईआरटी पढ़ो 7वां से लेकर के 12th तक। तो एक सोच के देखो, जो टीचर 7वां का, 8वां का, 9th के बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाए, उसी का ना गलती है। वो शानदार काम नहीं किए हैं। अगर उस 7वां में शानदार काम किए रहते, 8वां में शानदार काम किए रहते, 9th में शानदार काम किए रहते, तो वो बच्चा आज इस लायक बन जाता कि हाँ उसको फाउंडेशन करने की कोई जरूरत। तैयारी है उसका पूरा, सब जानता है कौन क्या है क्या नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं कि नहीं? हम बचपन से उसको बिगाड़ दिए रटवा के। अभी तो टाइम न है, अभी है 9th में, हमको पढ़ाया जाता है मैट्रिक का। 9 छोड़ो, 9 का कोई बोर्ड थोड़ी है, मैट्रिक बोर्ड है, इसमें पास करो। लेकिन भाई 9th का सिलेबस कुछ और है, मैट्रिक का सिलेबस कुछ और है। विषय भले सेम है लेकिन सिलेबस कुछ और है। तुम जाओगे तो तुमको 9th में मिलेगा तुम्हारा संसद क्या है, लेकिन 10th में नहीं बताएगा संसद क्या है। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा है 9th, उसको कभी नहीं जिंदगी में पता चलेगा संसद क्या है, व्हाट इज द पार्लियामेंट, संसद क्या है नहीं पता चलेगा उसको कभी भी। और जो बच्चा को यही नहीं पता है संसद क्या है, वो बच्चा भारत में रहने लायक है? अभी बहुत आदमी को पता नहीं होगा संसद क्या है। अब पता भी होगा तो उसको ही नहीं पता होगा संसद का काम क्या है, बनता कैसे, क्या करता है, संसद के कितने सदन होते हैं, कितने अंग होते हैं, कुछ ना पता है। जबकि पूरा देश हमारा किस चीज से चलता है? संसद से चलता है। क्योंकि सारा कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है।
हमारे देश में अगर कोई कानून बनता है, कौन बनाता है? संसद बनाता है। और जो बच्चा 9th नहीं पढ़ा सीधा कहाँ कूद गया? मैट्रिक में। और जो मास्टर भी 9th ना पढ़ा सीधा कहाँ कूदा दिए? मैट्रिक में कूदा दिए। तो क्या वो बच्चों को जिंदगी में पता चल पाएगा संसद क्या है? क्योंकि मैट्रिक के सिलेबस में संसद है ही नहीं, विधानमंडल है ही नहीं। जब संसद नहीं है, विधानमंडल नहीं है, तो तुम पढ़ाएगा कोई चीज उसको? बात समझ में आ रहा है? इसलिए फाउंडेशन, तो इसमें हम तुमको लइका लेखा पढ़ाएंगे शुरू से। संसद क्या है, विधानमंडल क्या है, विधायक क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, समझ में आया कि नहीं है? मौलिक अधिकार क्या है? तुमने बचपन में सुना होगा हमारे 5 मौलिक अधिकार है, 6, ऐसे सुना होगा नहीं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, ऐसे नहीं प्रार्थना में आदमी सुनाता था। लेकिन यही पता होगा कि समानता का अधिकार, लेकिन आज तक ना पता चला कि समानता का अधिकार मतलब क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब क्या, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार मतलब क्या, नहीं पता चला आज तक हमको। लेकिन हम सब बताएंगे कि उसका मतलब क्या। जब तुम पॉलिटी पूरा पढ़ लोगे ना, तो हम तुमसे इतना वादा कर रहे हैं कि देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन जाओगे सिर्फ पॉलिटी पढ़ने से। और उसके बाद तुम किसी से नहीं डरोगे, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, किसी से, मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, किसी से ना डरोगे। बात समझ में? क्योंकि जब तुमको पॉलिटी पता रहेगा तो तुमको पता रहेगा कि मेरा अधिकार क्या है और उसका अधिकार क्या है। समझ में आया? यानी कि भारत लोकतंत्र देश है। कैसा देश है? लोकतंत्र। भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। जब लोकतंत्र है मतलब लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? और लोग मतलब हम लोग। तो शासन किसका है? तो हम लोग क्यों डरे जब हम ही लोग का शासन है तो? लेकिन डर जाते हैं हम ही लोग उल्टे। तो विधायक आ गए, तो विधायक आ गए तो क्या है? हम ही वोट दिए तभी विधायक बना है, नहीं तो उसका औकात कुछ नहीं है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब, तो ये कब पता चलेगा? जब तुम पॉलिटी पूरा पढ़ लोगे तब। समझ में आ गया कि नहीं गया? तब तुमको पता चलेगा अच्छा हमारा संविधान बनने में क्या क्या चीजें आई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, नहीं जानते इसका मतलब। वो भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान नहीं बनाया है, कोई नहीं बनाया था। संविधान बनाने में बहुत लोगों का हाथ है। कितने लोगों का हाथ है? संविधान बनने में एक समिति बनी थी, एक सभा बनी थी, वो सब बताएंगे आखिर हमारा संविधान का विकास कैसे हुआ था। अभी भी यूट्यूब पे एक वीडियो है संवैधानिक विकास नाम करके, उसको जाकर देखो। 389 लोगों का एक ग्रुप बना था। कितना लोगों का ग्रुप बना था? 300, और 389 लोगों ने मिल करके संविधान को बनाया था। हम एक व्यक्ति का नाम क्यों ले? और उसमें भी सुनना ध्यान से, 389 लोगों को ऐसे ही नहीं चुना गया था। ऐसे चुना, कहा गया था जब संविधान बनने की बात आई तो उसमें कहा गया कि संविधान बनाना है, तो कहा गया कि संविधान कौन बनाएगा? तो कहा गया कि भाई आदमी को चुनो संविधान बनाने के लिए, बढ़िया बढ़िया आदमी को। कहा कि ना, तो कहा क्या, संविधान जो है पूरा देश का आदमी मिलकर बनाएगा, भारत का पूरा आदमी मिलकर क्या बनाएगा? क्योंकि भारत के सभी आदमियों के लिए तो सभी आदमी ने मिलकर बनाएगा। नहीं समझ में आया? अगर घर में कुछ खाना बनाना है तो तुम क्या बोलेगा? अगर सबके लिए तो सब मिलकर करें, क्योंकि सबके भलाई के लिए है। नहीं समझ में आया? तो उसने कहा कि भारत के सभी लोग मिलकर बनाएंगे। तो कहा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, करोड़ों आदमी को बैठाइएगा कहाँ, आप रखिएगा कहाँ? पॉसिबल है? उसको खिलाइएगा कैसे? संविधान बनाने आएगा तो उसको आपको रखना, खाना, पीना, सब चीज रखना होगा। करोड़ों आदमी की बात आप एक एक करके सुनिएगा तो कई साल बीत जाएगा। तो कहा कि इसे तो बर्बाद हो जाएंगे हम लोग, क्या करें? तो कहा कि एक काम करो, करोड़ों आदमी को हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन करोड़ों आदमी चुन के एगो को तो भेज सकता है। कहा क्या? तो कहा कि बांट दो, क्षेत्र बांट दो। क्या बांट दो? आ कहो कि तुम अपने क्षेत्र से एगो आदमी चुन के भेजो, तुम अपने क्षेत्र से एगो चुन के भेजो, तुम अपने क्षेत्र से तो पूरा गांव मिला और एगो आदमी दिखा कि सबसे बढ़िया कौन है पढ़ा लिखा, तुम, हाँ तुम जाओ संविधान में। अब इतना ग्रुप आ गया तो फिर भी कुछ हजार लोग आए होंगे, हजारों लोग आए होंगे। तो अब 1000 लोगों को कहा कि तुम चुनो। अब 1000 लोग चुन दिए इसको, 389, और 389 लोग मिलकर क्या बना दिए? तो समझ में आया? इसलिए जब संविधान जब तुम पढ़ोगे तो उसमें एक शब्द लिखा होता है। क्या लिखा होता है? हम भारत के लोग। कभी गौर किया है? लोग पढ़ता जरूर है हम भारत के, लेकिन कभी गौर नहीं किया क्यों लिखा गया है। इसका मतलब यही होता है कि हम भारत के लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया है, सभी लोगों ने मिलकर बनाया है। इसलिए शब्द क्या लिखा है? हम भारत के। लेकिन आज तक हम ना जान पाए कि हम भारत के लोग का मतलब क्या है। प्रस्तावना जब तुम पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व, समाजवादी, ऐसे कर करके पूरा लिखा गया है ना। तो उसमें इसका मतलब ये है। तो हम एक एक मतलब बताएंगे कि भाई हम भारत के लोग का मतलब क्या है।
उसमें लिखा है संप्रभुता, उसका मतलब क्या है? उसमें लिखा है समाजवादी, उसका मतलब क्या है? उसमें लिखा है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? समझ में आ गया? देखो, एक होता है देश, नाम सुना, और एक होता है राष्ट्र। दोनों में अंतर है? दोनों में अंतर है? दोनों में अंतर है? देश और राष्ट्र में अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हिंदी में बोलेंगे तो देश, और पॉलिटी की भाषा बोलेंगे तो राष्ट्र। कुछ समझ में आया? भाषा का अंतर है, समझ में आया? जैसे इसी को, देश को हमको ज्योग्राफी की भाषा में बोलना होगा तो हम लोग बोलेंगे क्षेत्र। कुछ समझ में आ गया? यानी कि भाषा पे डिपेंड करता है। पॉलिटी में आएगा, शब्द चेंज हो जाएगा। पॉलिटी द वर्ड्स ऑफ गेम, शब्दों का खेल है पॉलिटी। समझ में आ गया? शब्द खतरनाक खतरनाक उसमें रहता है, और वो चेंज होता है, शब्द चेंज होता है। क्या हो जाता है? चेंज। कुछ समझ में आ रहा है कि ना? ऐसे देखना कि बोले हम लोग बोलते हैं कि हिंदी में बोलते हैं कि पानी दे दो, लेकिन बोलते हैं फिर जल दे दो। इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, वाटर दे दो, है कि नहीं है? और जाओ संस्कृत में कहेगा नीर, नीर दे दो भाई। तो देख रहा है कि नहीं देख रहा है? सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो नाम भी। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो ये सारी चीजें हम लोग इस सब में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? और आज से अपना डिसाइड कर लो कि बनना क्या है, और उसी की दिशा में काम करना शुरू कर दो। किसी को अगर टीचर बनना है तो वो अपना टीचर वाला डिसाइड कर ले कि हमको टीचर बनना है। पढ़ना तो तुमको सारा सब्जेक्ट पड़ेगा, लेकिन टीचर बनना है तो किसी एक को इसमें पकड़ लेना होगा कि मेरा बहुत बढ़िया है पॉलिटी, मेरा बहुत बढ़िया है हिस्ट्री, मेरा बहुत बढ़िया है ज्योग्राफी। तो अगर मेरा बहुत बढ़िया है ज्योग्राफी, तो ज़्यादा ध्यान किस पे देंगे और किसका टीचर बन जाएंगे? स्कूल का मास्टर में दिक्कत पता है क्या होता है? स्कूल के मास्टर में कई दिक्कत होता है। शानदार काम नहीं करता सरकारी स्कूल का मास्टर, सब करता है क्या? बढ़िया काम नहीं कर रहा अभी। क्यों? 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ही हो सकता है कि बगल वाला को देखता है, फल्ला मास्टर साहब तो चौबे जी नहीं पढ़ा रहे, हम भी सोचते क्या ही पढ़ा कर टाइम वेस्ट करें, ला रहे मोबाइल थोड़ा सा बैठ के रील उड़ाते हैं। पहला। दूसरा, पैसा। कभी कभी सरकारी मास्टर को पैसा आने में बड़ा टाइम लग जाता है, 2-2 महीना 3-3 महीने का पैसा सरकार रोक लेती है। पैसा सरकार देवे ना करती है तो मेहनत कुछ ही करे, है कि नहीं करता है। तीसरा, आलस, है ना? आलस करने का मतलब है कि डर ना होना, अब तो सरकारी नौकरी मिलेगी, अब क्या ही मेरा कौन क्या कर सकता है, अब पान लगाओ भाई, सरकारी नौकरी हो गया, कोई बोलेगा जी? कोई नहीं बोलेगा। चौथा, या तो खुद है हिस्ट्री का मास्टर आके इंग्लिश पढ़ा रहा, देखो आई एम गुड। अब बताओ, हिस्ट्री का मास्टर इंग्लिश पढ़ाएगा, उसको आएगा? सरकारी स्कूल में कमी होता है। जाओ किसी भी सरकारी स्कूल में जाओ, आप खड़ा करके बोलो कि भाई सब मास्टर सब एक लाइन से खड़े होकर बताइए कि इसमें कौन कौन मास्टर कौन कौन विषय के हैं। आधा विषय का मास्टर गायब रहेगा। हम बताओ, जब आधा विषय का मास्टर गायब है तो हम ही पॉलिटी के, तो हम ही को हिस्ट्री पढ़ाना पड़ेगा, हम ही को अंग्रेजी पढ़ाना होगा। अब हम पॉलिटी ना अच्छा से पढ़ा देंगे, हिस्ट्री अंग्रेजी डुबा देंगे उसका। इसलिए कोई लड़का स्कूल पर निर्भर नहीं रहता है, स्कूल के अलावा ट्यूशन पढ़ेगा। बोलो है दम? हम तो खुला चैलेंज दे रहे हैं कि कोई स्कूल का, जो बिहार का, भाई सब का नहीं कर रहे हैं भाई, माफ कीजिएगा, सब स्कूल का, दिल्ली का सरकारी स्कूल इतना शानदार है, इतना शानदार है कि लोग लाइन लगता है सरकारी स्कूल में नाम लिखवाने के लिए कि भाई हमारा बेटा का नाम लिख दीजिए सरकारी स्कूल में। क्या गए लाइन में। अब बिहार में घींच के ले आता है कि ना चल सरकारी स्कूल से भागो यहाँ से, चलो प्राइमरी में पढ़ाते हैं तुमको, सीबीएसई बोर्ड में डालते हैं। सोच के देखो, चौपट कर दिया बिहार में, है कि नहीं? तुम बोलो, हम किसी भी टीचर को कहो कि सरकारी स्कूल का कोई मास्टर ऐसा हो जो बोले कि हाँ हम पूरे स्कूल का जिम्मेदारी हम लेते हैं, कोई भी बच्चा जो है वो ट्यूशन नहीं पढ़ेगा, स्कूल से उस बच्चे का रिजल्ट हो जाएगा, मान जाएंगे हम? कोई कह दे खड़ा होकर? नहीं कहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको पता है क्या है चौपट। सरकार ने सरकारी स्कूल क्यों बनाया, कभी ध्यान दिए हो? हमारी 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती है। कितनी आवश्यकताएं होती है? 5। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। कुछ समझ में आ रहा है? ये 5 मूलभूत आवश्यकता है, इसके बिना इंसान जी नहीं सकता है। इसके अलावा कुछ भी है उसके इंसान जी सकता है। क्या मोबाइल के इंसान नहीं जी सकता है मोबाइल के बिना? पहले के इंसान नहीं जीते थे क्या? क्या लैपटॉप के बिना इंसान नहीं जी सकता है? पहले के इंसान नहीं जीते थे क्या? जीते थे। लेकिन हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी के बिना इंसान नहीं जी सकता। रोटी कहने का मतलब सिर्फ रोटी नहीं, खाना। इसका आशय क्या है? क्या खाना के बिना इंसान जी सकता है? कपड़ा के बिना, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 मूलभूत आवश्यकता है। सरकार का काम होता है कि ये 5 चीज हर व्यक्ति को मिले। किसको मिले?
हर, इसलिए सरकार देखना रोटी यानी कि राशन डीलर के यहाँ फ्री में देता है। पहला बात देता है कि तुम्हारी मूलभूत आवश्यकता, कपड़ा स्कूल में स्कूल ड्रेस देता है फ्री में कि तुम्हारी कपड़ा मिल जाए, तुम्हारा मूलभूत आवश्यकता है पूरा। मकान प्रधानमंत्री आवास के जरिए, जिसे पहले हम लोग इंदिरा आवास करते थे उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास के जरिए पैसा मिलता है कि उससे तुम अपना क्या बना लो। सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री में दिया जाता है कि तुम अपना पढ़ाई करो, और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज तुम्हारा फ्री में किया जाता है, तुम क्या करो वहाँ पे, इलाज तुम्हारा फ्री में। क्या ये पांचों आवश्यकताएं सरकार अपने ऊपर उठा रही है कि नहीं उठा रही? फ्री में तुम्हारा इलाज करा रही कि नहीं करा रही? फ्री में शिक्षा दे रही कि नहीं? क्योंकि हमारी ये मूलभूत आवश्यकता है। कैसे आवश्यकता है? मूलभूत। इसी में शिक्षा की बात कर रहे हैं हम। सरकारी स्कूल में शिक्षा इसलिए दिया जाता है फ्री में ताकि जो बच्चे जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, वो सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में आके अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जाए। हम इतना ही चौपट कर दे रहे हैं। तो उसका पढ़ला ना पढ़ला तो एक के है जी, नाम लाइक खाली सरकारी स्कूल में नाम है उसका, पढ़ तो बगल में ट्यूशने रहा है। अच्छा, कोई ट्यूशन वाला भी मास्टर शानदार काम नहीं कर रहा है, वो भी रटवाने वाला काम। आइए रटिए, मार्केट बनाइए, जाइए, आइए मैट्रिक में पास होइए, जाइए। बाकी आप क्या कर रहे हो उससे हमको मतलब, भाई मेरा मार्केट से मतलब है। तुम मैट्रिक में पास होगा ना, निकलो। इंटर में पास होगा, निकलो। अच्छा, मैट्रिक इंटर में पास होने से जीवन में वो पास हुआ? कभी नहीं हुआ जीवन में पास। मेन हमारा मकसद होना चाहिए जीवन में पास होना। जीवन में पास यानी कि जीवन में सफल होना। तो जीवन में पास कैसे होंगे? मैट्रिक इंटर तो सीढ़ी है एक दूगो, असली छत पे पहुंचे। अब मास्टर सब मैट्रिक का इंटर दूगो सीढ़ी करा के कहता जाओ, हो गया काम तुम्हारा। बाकी उतना दूर तो मुश्किल लग रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, चलो ना किसी कंपनी उम्पनी देखो ना, कोई काम उम करते हैं। वो कहाँ गेल है? अच्छा, फैक्ट्री में सीरा उठावे वाला। सीरा मतलब एक होता है लोहा का, उसको क्या बोलते हैं, छरिया वगैरह ऐसा जो भी। तो बोलता है कि उठाने चलते हैं, तो चलो किरान उड़ान चलाते हैं, है ना। मजदूरियों को तो काम मिलेगा कम से कम। क्यों? क्योंकि मास्टर हमको 2 सीढ़ी चढ़ा के फैन उतार दिया है। छत घूम लिया तुम, समझ में आ रहा? कुआं का मेढक बना कर रख दिया है। एक किसका मेढक बना कर रख दिया है? कुआं का मेढक, जिसको पता नहीं कि उसको लगता है कि यही दुनिया है। इस कुआं के बाहर तो कोई दुनिया नहीं है, जो दुनिया है ये कुआं है। कुआं का मेढक बनना है जी, हट बाहर निकलना है इससे और दुनिया देखना है कि नहीं? क्या देखना है? उन्हें कहते हैं कि एक बड़ा एकदम डायलॉग मारता समझना कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। 10 लोग दुनिया देखने आते हैं, 90 लोग दुनिया मतलब 90 लोग दुनिया देखने आते हैं, 10 लोग दुनिया दिखाने आते हैं, 10 लोग बनो। तो ये सब कहने की बात है कि नहीं? हालांकि सच बात तो यही होता है कि सच में पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से ही उड़ान होती है। उड़ान किससे होता है? ये सच बात है कि नहीं? और जो चिड़िया उड़िया है ना, उसके लिए भाई छोटा उड़ान, तितली उतली के लिए कैसा उड़ान? बाज के लिए छोटा उड़ान नहीं है। देखता है बाज कहाँ उड़ता है? आसमान पे राज करता है बाज, है कि नहीं? तो चिड़िया तितली बनना है, बाज गिद्ध जो आसमान पे राज करे। कब बनोगे? जब ये तुम्हारा क्लियर रहेगा तब। शुरू में हमको रटैले है पूरा चंपारण सत्याग्रह, है कि नहीं? राजकुमार शुक्ल पूरा पढ़ा दिया है चंपारण सत्याग्रह में कि गए हैं राजकुमार शुक्ल गांधी जी को मनाने 1917 में, गांधी चंपारण सत्याग्रह कर दिए। भाई आखिर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया, उसके पीछे रीजन, कारण नील की खेती। अब इतना तो पता है नील की खेती, लेकिन ये भी नहीं पता होगा कि नील की खेती, नील का मतलब क्या, आखिर ये आंदोलन सफल क्यों हुआ। चंपारण आंदोलन सफल होने का मतलब ही नहीं था गांधी जी जाके वहां पे बहुत बड़ा क्रांति कर दिया और आंदोलन सफल हो गया और अंग्रेजों ने मना कर दिया कि नील की खेती तुम मत करो। ऐसा नहीं था। गांधी जी ने तो काम अपना किया ही किया, लेकिन उसी समय एक देश था, उस देश का नाम तो अभी हमको याद नहीं आ रहा है, शायद ब्राजील वगैरह कोई देश था। उस देश में आर्टिफिशियल नील की खोज हो गई थी। आर्टिफिशियल नील का मतलब कृत्रिम नील। कृत्रिम मतलब लैब में हम नील को बना सकते हैं। नील का मतलब जो कपड़ा पर आदमी उजला कपड़ा पर नहीं चढ़ाता था फैशनदार के लिए, धोती उती पर देखना कि चढ़ा देता था नील, गंजी पर चढ़ा देता, तो वो पहले फैशन हुआ करता था। अब तो खत्म हो गया ना। हाँ, अभी तो जो बूढ़ पुरानिया बच्चे होंगे, पुराने जमाने के लोग, वो इस्तेमाल करते होंगे, तो वो फैशन था पहले। तो कृत्रिम नील की खोज हो गई थी। पहले इसकी खेती होती थी और एक बार नील की खेती करोगे तो वो जमीन 3-4 साल के लिए बंजर हो जाता था। उसके बाद उस पर कोई खेती तुम
तो जब ये लैब में बन गया है तो खेती करने की जरूरत है। तो अंग्रेजों ने कह दिया कि ठीक है अब हम खेती नहीं करवाएंगे नील की। आदमी खुश किया, हाँ नील की खेती नहीं करवाएंगे, क्योंकि जबकि क्या हो चुका था, खोज इसका कुछ समझ में बात आ रहा है। तो हम लोग ये ना चीज जानेंगे कि सीधा पढ़ के निकल जाएंगे, दूसरा पढ़ाया चंपारण सत्याग्रह से हम भी पढ़ लो सही है, तो ऐसा बात। तो हर चीज तुम लोग एक दूसरे तरीका से पढ़ोगे, एक नजरिया से पढ़ोगे और उसमें अपना पक्ष रखोगे। कहा जाता है कि इतिहास को देखने के चश्मे होते हैं। क्या होता है? चश्मा। अभी 2 चश्मा, कितना चश्मा होता है इतिहास को देखने का? कितना चश्मा होता है? 2 चश्मा। बोले कौन कौन सा चश्मा? तो एक चश्मा ऐसा होता है जिससे वर्तमान में बैठ के, यानी कि 2025 में बैठ के हम ही देखते हैं कि 1947 में गलती किया, गांधी जी को देश का बंटवारा नहीं करना चाहिए, आज देश टुकड़ा टुकड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बेकार है गांधी, हटा उसको। कब देख के कर रहे हैं हम? 2000, यानी कि वर्तमान का चश्मा पहने अब किसको देख रहे हैं? अतीत को, यानी कि इतिहास को देख रहे हैं। और एक चश्मा होता है जो कैसा होता है? अतीत का चश्मा, जो अतीत में बैठ करके अतीत को देखते हैं। अच्छा, यानी कि 25 से निकलो और जाओ 1947 में और देखो कि क्या सच में जो बंटवारा हुआ था वो होने लायक था। हो सकता है कि इतना ना ज़्यादा जिन्ना नाच दिया था, इतना नंगा नाच नाचा था जिन्ना, इतना जैसे मान लो कि पाकिस्तान उसको ऐसा मिला नहीं था। पाकिस्तान जिन्ना को ऐसा नहीं दिया गया था कि जाओ जोश जोश में। सोचो आज बिहार के आदमी अपना चप्पल वैसे पकड़ के रखता है ना, पूजा पैसा आता है तो पीछे एक बार देखते रहता है चप्पल है कि गया जी, वो आदमी देश दे देगा? भारत का आदमी अपना चप्पल तक देखते रहता है कि भाई पूजा इधर भगवान लंगे से किए हुए हैं, अब बगल में एक बार जरूर मुड़ के देखेगा, अरे भाई है कि ले गया जी, है। वो आदमी उतना बड़ा देश दे देगा? ना देगा देश। लेकिन दिया क्यों? जो आदमी देखना डनेरी होता है ना खेत का, डनेरी अपना ना देता है, काट काट के डनेरी ऐसे पतला सुइया लेखा कर देता है ना, वो उतना काटेगा, नाम लाइक का डनेरी रहता है, चल नहीं पाता आदमी, ऊपर गिर जाएगा, ऐसे ऐसे चलना पड़ता है उसको बैलेंस बना बना के। वो आदमी जब उतना बड़ा देश दे देगा, उब के दे दिया गया था। उब के देने का मतलब समझ गया? उब के देने का मतलब जैसे मान ले कि तुम्हारे सामने आके कोई लौटाने लगे नीचा, हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, गांव भर हल्ला करने लगे हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, तो तुम क्या कहोगे उसको? ले जा तू ना चाहिए। सेम जिन्ना किया था। मान लो कि कोई तुम्हारा खिड़की लंग का सीट है, खिड़की लंग का बहुत आदमी को पसंद होता है, हमको दे दीजिए। कोई आदमी वही लंग उल्टी करने लगे, आया हमको दे दे सीट, तो तुम कहेगा घिना के दे दे, तू ही ले ले, हमको ना चाहिए सीट। सेम इसी प्रकार से पाकिस्तान दिया गया था, नंगा नाच नचा दिया था जिन्ना, इतना मारकाट करवा दिया था, इतना मारकाट मत पूछो। हिंदी जिन्ना जो था वो पाकिस्तान बताएंगे, इतिहास में तुमको बताएंगे, उसी ने जैसे महात्मा गांधी भारत के हो गए, उसी प्रकार से जिन्ना कहाँ का था? दोनों वकील थे। इसको चाहिए, पहले कांग्रेस में था जिन्ना, बाद में वो अलग कहा कि हमको अलग देश चाहिए पाकिस्तान, और यही एक अलग देश बनाया क्या? पाकिस्तान। पहला उसका राष्ट्रपति बना यही जिन्ना, है ना। तो वही था जिन्ना। तो चुट्टा इतना हरामी मत पूछो, मुसलमान तो था ही खैर, तो क्योंकि उसने अपना देश बना लिया। तो अब मतलब वो ऐसे कर दिया था पूरा, इतना मारकाट करवाया, इतना मारकाट करवाया। वो कहता था कि हमको पाकिस्तान चाहिए, तो कहा कि न देंगे। सरदार पटेल कहे कि हम नहीं देंगे। कहा नहीं दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ देखता था कि हिंदू लोग पूजा कर रहा है मंदिर में, गेट बाहर से बंद करके आग लगा देता था, हिंदू सब मर गया। देखता था कि इस एरिया में ज़्यादा हिंदू है, काट दो सबको, रात में सूतल है सबका नट्टी जाए काट देता था। ऐसे कर दिया था जिन्ना। सोच के देखो, अब सोच के देखो, अब सरदार पटेल कहे गुस्सा के कि जिन्ना देखो, तुमको पाकिस्तान में रहना है, भले भारत में रहना है कि नहीं रहना, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन तुमको अब अपने साथ हम नहीं रख सकते। अब तुम गिड़गिड़ाओगे भी ना कि तुम भारत में रहते, तुमको हम भारत में, तुम ले जाओ अपना देश। ऐसा पर वो देश बना है पाकिस्तान, तभी तो बर्बाद हो गया आज। कल ऐसे भी इंडिया हरा दिया था, नहीं हरा दिया था? वो आदमी सब जीतने वाला है, जीतने वाला है वो सब। कभी ना जंग जीता ना कभी मैच जीतेगा, कुछ ना जीतेगा वो सब, अब बर्बाद हो जाएगा वो सब। सोच के देखो, हो गया कि नहीं हो गया? दोबारा होगा। आटा वो लोग को आटा दे देगा ना तो खुश हो जाएगा। मैच तो बहुत दूर की बात है, मैच में पैसा मिलता, वो लोग को आटा चावल दे दो, पूरा खुश हो जाएगा। ओ माय गॉड, 2 बोरा आटा दे दिए, धन्यवाद, बहुत। ट्रॉफी व्रॉफी से मतलब नहीं हो सबको, आटा चावल वाल दे दो, वो लोग के लिए बहुत है वो आटा चावल। समझ में आता है कि नहीं? बिया हुआ करता तो लोग दहेज में गाड़ी उड़ी नहीं मांगता है, कहता है कि आटा चावल भिजवा दीजिएगा। समझ में, दहेज में ही लेता है वो सब। और कहते यही लाइक है तो क्या करेगा उसका?
देखो आप कहेगा सर पाकिस्तान को ऐसे बोले, हमसे उसका इज्जत नहीं होगा, उससे इज्जत हमका कुछ भी कर लो, हम उसको गरियाएंगे ही गरियाएंगे। पाकिस्तान को हम, अब पाकिस्तानी को भी गरियाएंगे, उससे हमको मतलब, उससे इज्जत उसका हमारा। हमारा सर हमेशा एक बात कहते हैं कि अपने दोस्त को तुम पहचानने में देरी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात, दुश्मन को पहचानने में देरी मत करो, तुरंत देरी मत करो, उसको पहचानने में देरी ना, एकदम उसको नहीं। पाकिस्तान है कोई दिक्कत नहीं है, दुश्मन है लेकिन हमारा, ये बात हमको भूलना नहीं चाहिए, समझ में आएगा कि नहीं। तो ऐसे बना है पाकिस्तान, तो बताएंगे कैसे बना है पाकिस्तान, कैसे हुआ क्या, और तुम लोग सोचोगे कि ओ माय गॉड कितना नॉलेज आ गया हमको। और यही सब चीज़ एग्जाम में तुम्हारे काम आएगी। एग्जाम में अगर तुम नहीं भी पास हुए, लेकिन तुम्हारे अंदर में एक राष्ट्र प्रेम की भावना जग जाएगी कि यार देश है। आखिर इतने जो लोगों ने जान दिया, सोच सकते हो 14 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोले, खुदीराम बोस, कुछ नाम था, 14 से 15 साल की उम्र में खुदीराम बोस फांसी चढ़ गए अपने मुजफ्फरपुर में। एगो जज था किम्सफोर्ड नाम का, भारतीयों को बड़ा सताता था, वो सजा सुनाता था बहुत लंबा 10 साल 20 साल का, कहता चोरी किया 20 साल का सजा दे दो उसको, अंग्रेज जज था। खुदीराम बोस का इसका उपाय लगाना पड़ेगा, 2 दिन से तिकला रहा था उसको गरिया, और तिकलाते मारा, तीसरा दिन गाड़ी धाए बम, लेकिन पता चला कि जा उस गाड़ी में खुद बैठले नहीं है वो जजवा, उसके बगल वाला गाड़ी से निकल रहा है, जा मेरी बेटी है पत्नी उधिया गई, बच गया वो। अब 2 व्यक्ति मारे थे, एक खुदीराम बोस मारे थे, एक प्रफुल्ल चाकी मारे थे, प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस भाग गए लेकिन प्रफुल्ल चाकी को बड़ा दुख हुआ, क्या हुआ कि बड़ा दुख हुआ कि अरे यार मारना चाहिए, किसको मार दिए। और उसको रात में सपना अजीब अजीब आते थे, यार कहीं क्यों मार दिए, निर्दोष थी बेचारी, ये थी। 2 दिन के बाद उसके अप्रैल में 30 अप्रैल में ऐसा घटना हुआ, बम मारे थे, और 2 मई या 3 मई के आसपास की घटना है, उन्होंने खुद को गोली मार लिया, मर गया। इस बात से नहीं मरे कि बच गया है जजवा हमको पकड़ के फांसी दे देगा ना, अफसोस होने लगा कि भाई निर्दोष को मार दिया हम। और उसके कुछ दिन बाद अगस्त में खुदीराम बोस को पकड़ा गया और उनको फांसी दे दिया गया, और पहला ऐसा व्यक्ति बने जो कम उम्र में 14 से 15 साल की उम्र में फांसी चढ़ने वाले पहला व्यक्ति थे, उतना कम उम्र में। और 14 साल 15 साल की उम्र में हम लोग को पता ना था कौन विषय पढ़े, हिंदी पढ़ने ना आता था 14-15 साल की उम्र में, और देश के लिए शहीद हो गए। ऐसा महान व्यक्ति कहाँ हुए हैं, हमारे देश में हुए हैं, समझ में आता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, हमको बताता नहीं है मास्टर। आज तुम लोग ग्रेजुएशन में हो, क्या ये सब चीज़ पता था? क्योंकि बेस पूरा कहानी खत्म है बेस का, लेकिन फिर बेस को शुरू करेंगे। क्या करेंगे? शुरू। और यकीन मानो कि यहाँ से तुम कुछ सीखो ना, वाला कि सीखोगे तो ही बहुत चीज़, लेकिन एक अच्छा नागरिक, देश के लिए एक ऐसा नागरिक चाहिए जो देश को काम आए। भेड़ बकरी देश को नहीं चाहिए। जो अभी मास्टर लोग भेड़ बकरी बना रहा है, रटो रटो रटो, एकदम नहीं बनाना है देश को। हमको भेड़ बकरी चाहिए ही नहीं। देखिए हम सब मास्टर को नहीं बोल रहे, पहले बार क्योंकि ऑनलाइन है ना, सब भड़क जाएगा। हमको बोल रहा है, हमको सबको नहीं, बहुत सारे ऐसे मास्टर जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उनको तो एकदम नमन है उस ऐसे मास्टर को जो बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं कर रहे बेहतरीन काम, शानदार काम नहीं कर रहे, उसे रटाने का काम कर रहे। तो बस हम उनको कह रहे हैं कि जो रटाने काम कर रहे हैं कि आप रटाइए मत उनको, वो बर्बाद हो रहा है, उसका भविष्य जो है खतरा में पड़ रहा है। और आपको कोई अधिकार नहीं कि किसी बच्चे का भविष्य आप किस में डाल दें, खतरा में। अब रटवा के उसको आप भेड़ बकरी बना दिया, अगला बार में उसको समझने में नहीं आएगा क्या समझा रहा है, क्योंकि उसको आदत किस चीज़ का है, समझ में नहीं आएगा उसको, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें, और खासकर देश के बारे में बताइए। देश के बारे में लोग बता भी नहीं करते, कहते अपना सिलेबस से मतलब रखो ना, पॉलिटिक्स खत्म करो जाओ, क्या ही देश का पढ़ ले है वहाँ पे, है कि नहीं। उसको पता नहीं कि मानववादी और व्यक्तिवादी में क्या अंतर है। बोलेगा मानव का मतलब भी इंसान, व्यक्ति का मतलब भी इंसान। नहीं गधा, मानववादी और व्यक्तिवादी में बहुत बड़ा अंतर होता है। मानववादी और व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स का 2 बहुत बड़ा शब्द है। एक बोलते हैं मानववादी, क्या बोलते हैं व्यक्ति। मानववादी का मतलब क्या, व्यक्तिवादी का मतलब, व्यक्तिवादी का मतलब होता है मैं, क्या होता है मैं, मेरे लिए होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। व्यक्तिवादी का मतलब होता है हमें मिलना चाहिए, हम लोगों के लिए होना चाहिए। यानी कि मानववादी सिर्फ अपने लिए काम करता है, सॉरी व्यक्तिवादी किसके लिए काम करता है, अपने लिए। व्यक्तिवादी कि मेरा भला होना चाहिए, मेरा सब कुछ होना चाहिए। अब मानववादी सबके कल्याण, हाँ मानववादी सबके लिए, सब खाए, सब बढ़े, सब आगे जाए। तो हमको मानववादी बनना है कि व्यक्तिवादी बनना है? मानववादी, सबके लिए सोचना है। इसलिए देखना हमारे भोजपुरी शब्द में मैं शब्द नहीं है। मैं शब्द कहेगा हम, हमारा घर है नहीं बे, हम ना जानते हैं। ये सब अंग्रेज सब लेके आ गया हिंदी में,
आई, मैं नहीं जानता हूँ, अजीब लगेगा, बोलेगा जिसे मैं नहीं किया तो अजीब नहीं लगता है? मैं नहीं है, हम कौन? मानववादी बनना, व्यक्तिवादी नहीं बनना। बात समझ? तो ये सारी चीज़ों से हम यकीन मानते हैं कि तुम लोग व्यक्तिवादी से अभी व्यक्तिवादी हो, अभी तुम लोग क्या बन जाओगे? मानव। लगभग भारत का 90% आदमी व्यक्तिवादी है, जो खुद के लिए सोचता है, मेरा होना चाहिए, मेरा परिवार आगे बढ़ना चाहिए, मेरा घर अच्छा होना चाहिए, दूसरा खाए भूखे सो जाए उससे हमको क्या ही मतलब, मेरा 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 मैं। लेकिन हमको क्या बनना है? मानव। आगे वाला भी भूखा तो नहीं सोया है ना। हम ऐसे भारत में जीते हैं जिसका कल्चर तुम जानोगे तो हैरान हो जाओगे। हमारा ऐसा कल्चर है कि जो खाना बनता है उसका पहला रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ता को। हम ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जो खुद के बारे में तो सोचते ही सोचते हैं, लेकिन और लोगों के बारे में भी सोचता है, जो पहला रोटी गाय को खिलाते हैं और अंतिम रोटी कुत्ता को खिलाते हैं। हम ऐसे कल्चर में जी रहे हैं, और कैसे ऐसे कल्चर में किसी को भूखे सोने दे सकते हैं? ऐसी संस्कृति है हमारी। तो ये सब चीज़ों को जानना है ना। तो ये सब चीज़ सोचो, हम 7वां से ही ये सब चीज़ बच्चों को बताना शुरू कर दे रहे हैं। तो सोचो जब वो 7वां से जाकर के मैट्रिक तक जाएगा और इंटर तक जाएगा तो क्या शानदार इंसान बन जाएगा। उसकी सोच में और दूसरे बच्चों की सोच में जमीन और आसमान का क्या आ जाएगा? नहीं आ जाएगा जी। आज से ही बोल रहे हैं वो लोग को, पता है क्या करने के लिए? अपना एक शरीर का अंग दान करने के लिए। मतलब आज मत कर दे जाके, मतलब जब खुद मिच्योर हो जाए, शादी ब्याह अपना हो जाए, सोचने समझने की उसमें पूरी तरह से शक्ति आ जाए, हालांकि तो उसको अभी आ जाएगा सोचने समझने की शक्ति, तो अपना शरीर का कोई अंग दान कर दे। क्यों अंग दान कर दे? क्योंकि उस अंग से किसी दूसरे का भला हो सके, किसी गरीब आदमी का। पता चले कि कोई दिल है, दान कर दे। मत समझना कि अभी जिंदे निकाल लेगा दिल, ऐसे दान कर दिया अभी आया फाड़ के निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। मरने के बाद लेगा वो। ऐसे ही मरने के बाद तो जलाना ही है। उससे अच्छा कि मरते मरते भी किसी के काम आ जाए। आँख वाले जा मेरा, कोई देखेगा इस आँख से, लेकिन ये बात कि उसको पैसा देना, जिसको भी मेरा आँख लगा उसको फ्री में लगाना है। और डॉक्यूमेंट प्रॉपर बनवाओ, अपने मम्मी पापा का साइन करवाओ। अकेले तुम्हारा करने से नहीं होगा जब तक, क्योंकि इस शरीर पे तुम्हारा हक तुमसे ज़्यादा तुम्हारे माँ और क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है। तुम्हारा लोग बोलता ना कि मेरा लाइफ मेरा जिंदगी मेरा मर्जी, तुम्हारा नहीं है वो, है कि नहीं? तो उनका सिग्नेचर तुमको करना पड़ेगा। क्यों? तीनों का, मम्मी और पापा और तुम्हारा, तीनों का सिग्नेचर, और उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जाना आराम से पटना के PMCH में, एम्स में, सरकारी। मत चल जाना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, निकाल के रखियो लगा। हाँ समझ में? अच्छा में डॉक्यूमेंट प्रॉपर बनवा के, ताकि किसी दूसरे का भला। सोचो कोई गरीब आदमी जिसका किडनी फेल हो जाए और किडनी के लिए दर दर भटके और उसको ना मिले, और हम दान किए रहे, हमारा वाला उसको फ्री में लगा दे, तो उसके लिए तो भगवान हम ही हो गए। नहीं हो गए? जिंदगी भर जब तक जिएगा तब तक याद करेगा, अरे बहुत शानदार आदमी थे, दिए हमको किडनी। उसका पूरा परिवार हमको दुआ देगा। तो मरते मरते भी किसी काम आ जाए। ऐसे भी तो जलाना ही है, इसको जलाओ, लेकिन कुछ एक दो को दे दो। हम तो सोचे पूरे दे दे, लेकिन फिर सोचे कि नहीं, भारत में रहते, कहाँ रहते हैं? और भी सनातन धर्म में। कौन सा धर्म है? जहाँ पे एक संस्कार होता है, 16 संस्कार माने जाते हैं। कितना संस्कार? जिसमें सबसे जो 16वां संस्कार होता है उसे बोलते हैं अंतिम संस्कार। सुना है नाम? जो आदमी मरता है तो कौन सा संस्कार होता है? अंतिम संस्कार। तो वो होता है क्रिया। तो उस क्रिया करने के लिए शरीर का होना जरूरी है, या फिर कोई भी शरीर का अंग का होना जरूरी है। तो एक अंग छोड़ दिया जाएगा इसमें कोई ना कोई, अब बाकी सब दे दिया जाएगा। अंतिम संस्कार करने के लिए छोड़ के बाकी, लेकिन कम से कम एक एक तो तुम लोग दे सकता है। एक एक आंख दे दो, दिल दे दो, किडनी दे दो, फेफड़ा दे दो, लीवर दे दो। लेकिन याद रहे फ्री में देना है। कैसे देना है? फ्री में देना है। किसको लगाएगा? वो डॉक्टर फ्री में लगाएगा। ये डॉक्यूमेंट बनाओ कि फ्री में लगाना है तुमको। एक उसको फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट का, एक तुम रखो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट का। समझ में? और उसको बोलो कि जब तुम लगाने जा रहा है तो मेरे परिवार का कोई आदमी आएगा उसमें, और देखेगा तुम किसको लगा रहा हो, उससे पूछेगा कि तुमसे पैसा वैसा ना लिया है, तो ना लिया, तो साइन करके जाओ लगा दो। ना तो पता चलेगा तुमको तो कह दिया कि फ्री में लगाएंगे और उसको पैसा लेकर लगा दिया, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं, एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंट, क्योंकि पढ़े लिखे हो तुम लोग, अनपढ़ नहीं हो। अनपढ़ जैसे हरकत नहीं करना है। अपने अधिकार के लिए लड़ो, है ना? अपने अधिकार का मतलब तुमको पता नहीं हमारा अधिकार क्या है, तो लड़े को चाहिए, है कि नहीं? तो बताएंगे कि तुम्हारा अधिकार क्या है। पॉलिटी में पूरा समझ में आ जाएगा अधिकार क्या है। तुम्हारे गांव में अगर पानी नहीं आ रहा नल में ना, खड़ा करो अपने वार्ड को, कहे नहीं आओ, कहा नहीं पानी आ रहा है जी। बोला मुखिया को, इधर सर पानी क्या नहीं आ रहा जी। पूछो, तुम्हारा अधिकार है।
नहीं तो फिर क्या होगा, 5 साल पे चुनाव होता है ना कि नहीं होता है, 5 साल में 4 साल बाद आएगा काम करने। कितना साल बाद आएगा, 1 साल बचेगा, 5 महीना बचेगा तो काम करने आएगा तुम्हारे एरिया में। ऐसा मत करो, कहो कि 4 साल बाद आए ना काम करे, आप कीजिए ना कीजिए, वोट आपको मिलने वाला समझ में आ गया, सीधे बोलो, क्योंकि जनता का लोकतंत्र देश है, पता रहेगा अधिकार तब ना, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है वो, है कि नहीं। लेकिन दिक्कत क्या होता है, हम लोग डर जाते हैं, भाई कैसे लड़े उससे, वो तो ये है वो है, कुछ नहीं है, तुम हो जाते बड़ा, तुम्हारे पास सुप्रीम कोर्ट है, क्या है तुम्हारे पास, तुमको अगर मौलिक अधिकार का हनन किया, सीधा जाओ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, कहो कि फल्ला आदमी ने मौलिक अधिकार का हनन किया है, वाट लगा देगा उसका, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है जी, हैं बता। ऐसे तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, पहले तुमको जाना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। लेकिन तुम्हारा मौलिक अधिकार को कोई छुआ तो तुम कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार में एक शब्द दिया गया है कि छुआछूत नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते हम। तो कोई ऐसा कहे कि तुम तो छोड़ जाती हो, नीचे बैठो, हट, तुम्हारा दूरा पर हम रखेंगे, तुम छोड़ जाते हो यहाँ से, तो तुम उस पर डायरेक्ट केस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। देखिए माय लॉर्ड छुआछूत का हनन किया, मौलिक अधिकार का हनन, टांग के ले जाएगा उसको, ले चलो उसको। क्यों क्यों, क्योंकि तुमको अधिकार पता था, नहीं पता रहेगा तो ठीक है, गरीब आदमी है, कितना रुपया दे दे खाइएगा, हमने घर इतना रुपया दे दीजिए खाना। कोई देखना, ऐसे हम गांव में बड़ा एक कल्चर सुने हैं कि जो है कि समाज से छांट दिया जाता है उसको। तुम कौन हो तो समाज से छांटने वाले, पहले पूछना होते कौन हो तुम समाज से छांटने, है कि नहीं। भगवान ने तो नहीं छांट के भेजा हमको, तुम कौन छांट दियो जी। सुप्रीम कोर्ट में जाओ सीधा, पूरा गांव को टांग के ले जाएगा वो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ अच्छा, पैसा नहीं दिए तो ठीक है, पैसा दे दिए तो रह जाओ। अच्छा होता है ना कि ठीक है हट जाओ, कुछ पैसा दे दिए कि लीजिए 5000 रुपया, ठीक है तब रहो, कोई दिक्कत नहीं, खाओ पियो ऐसा करो, ये क्या बात हुआ जी। तुमको पता है कि नहीं, क्योंकि हम बताएंगे तुमको, पंचायत के पास, सुना ध्यान से, पंचायत के पास एक न्यायालय होता है, ग्रामीण न्यायालय है ना, छोटा सा न्यायालय होता है जिसमें लोग बैठता है, जिसमें सरपंच बैठ के, है ना, मुखिया बैठ के पंचायती करता है। तो तुम्हें पता है उसमें मुखिया का अधिकार नहीं है पंचायती करने का, ये बात पता है कि नहीं पता है। मुखिया कार्यपालिका नहीं है, मुखिया जो है वो देखो तीन होता है, एक कार्यपालिका होता है, एक न्यायपालिका होता है, एक विधायिका होता है। क्या होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मुखिया विधायिका है। विधायिका का काम ही नहीं है न्याय देना, देना है काम उसका, मुखिया काम कभी नहीं क्यों न्याय देगा, उसका काम है विधायिका, वो काम करवाएगा। न्याय के लिए अलग से बनाया जाता है सरपंच, याद आ रहा है, उसका काम है न्यायपालिका, वो न्याय देगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का कुछ होता था, किसको बुला के ले आते हैं, क्योंकि पता नहीं हमको, और सरपंच को पूछना नहीं करेगा कोई, जबकि पूरा काम उसी का है। समझ में आता है, पूरा काम किसका है, न्याय देने का उसी का। और एक और चीज याद रखो, वो 500 रुपया से ज्यादा का जुर्माना तुमसे नहीं ले सकता है। हाँ, ग्राम न्यायालय में 500 रुपया से ज्यादा का जुर्माना, अगर 500 ज्यादा का जुर्माना लिया तुम चल जाओ कोर्ट में, सरपंच साहब को बुलाएंगे कटघारा में, क्या चीज सरपंच जी कितना का जुर्माना लिया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीधा उनको उठा कर ले जाएंगे। क्यों, जब तुमको पता रहेगा, दिक्कत है पते नहीं है, समझ में आ रहा है ना, सारा चीज पता चलेगा, कोई दिक्कत। और एक शानदार व्यक्ति निकलना है, इसलिए जिन लोगों को भी अब ऑनलाइन बता देते हैं सबको, जिन लोगों को भी फाउंडेशन करना है और अपने अपने अधिकार और सच में देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, तो फाउंडेशन के लिए वो रेडी और प्रिपेयर हो जाए। इससे आपका एग्जाम का भी तैयारी होगा और साथ साथ में आपको अपने अधिकार भी पता चलेंगे। हमको तो ये बात तो नहीं पता है कि आपका एग्जाम निकलेगा कि, लेकिन हमको इतना पता है कि देश के एक जिम्मेदार नागरिक आप जरूर बने। और दूसरा बात, एग्जाम ना भी निकले तो भी एक ऐसा काम कीजिएगा जो काम में ज़्यादा मेहनत नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। ज़्यादा मेहनत वाला काम, आप इतना पढ़ने के बाद आपको कोई नहीं कहेगा कि तुम कढ़ाई में मसाला उठाओ, उसके बाद कोई नहीं कहेगा कि ये लोहा लेके जाओ। कहीं पे काम करोगे बेहतरीन ढंग से काम करोगे, किसी कंपनी में चले जाओगे, है ना, ऐसा काम करोगे। अच्छा, तो समझ में आ गया कि नहीं। तो ये फाउंडेशन की चीज़ें हैं। कल से हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी, क्या शुरू करेंगे, और अनुच्छेद 1 से लेकर के कहाँ तक पढ़ेंगे, 395, है ना। तो कल पूरा पॉलिटी का सारा क्लास चलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन का क्लास था, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये इंट्रोडक्शन का, आज से अब तुम बंद कर दो इसको, आज से अब क्या